है, गुस्सा मुझे भी आता है, खराब मुझे भी लगता है, लेकिन फिर मेरे सामने दो सवाल आ जाते हैं कि क्या मैं महज चंद लोगों की वजह से मैं अपने चाहने वालों को छोड़ दूं। मेरे सामने ये सवाल आता है कि कितने लोग ऐसे हैं यहां पर इस शहर के अंदर जिनकी सुबह दोपहर शाम सिर्फ एक ही नाम से चलती है, जिनका धंधा, जिनका कारोबार, जिनकी राजनीति, जिनकी सियासत सिर्फ एक ही नाम से चलती है और वो नाम है इम्तियाज जलील। इनके धंधे, इनकी दुकानें, इनकी हर चीज खत्म हो जाएगी। अब मैं एक सवाल करना चाह रहा हूं मेरे उन मुखालिफिन का जो मेरे खिलाफ मैदान के अंदर उतरे हैं। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी फैसला आए, मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहा हूं और जिंदगी भर लड़ता रहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन तुम अपनी जब महफिलें सजाते हैं, तुम अपने जब जलसे इसी रास्ते के ऊपर जब तुम सजाते हैं, तो क्या कभी तुम भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का जिक्र करते हैं? तुम्हारी तकरीर की शुरुआत होती है इम्तियाज जलील के नाम से और खत्म होती है इम्तियाज जलील के नाम से। यानी कि मतलब यह है कि तुम स्टेज पर तो खड़े हैं एक शख्स बोलकर, लेकिन तुम्हारे मुंह में जो जबान चल रही है वो अतुल सावे की और भारतीय जनता पार्टी की जबान बोल रहे हो तुम। उनमें हिम्मत नहीं है, वरना खुली चुनौती है। जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर अतुल सावे, जगह तुम्हारी, दिन तुम्हारा, वक्त तुम्हारा, तुम तय करो और आओ हम बहस करते हैं सियासी तौर के ऊपर कि तुमने इस इलेक्शन के अंदर क्या मुसलमानों को पैसा देकर तुमने खड़ा नहीं किया है। एक बात मैं कहना चाहता हूं, मैंने आज तक उनका नाम नहीं लिया, लेकिन आज मजबूरन मुझे यह कहना पड़ रहा है, डॉक्टर साहब आप हमारे पार्टी के सीनियर लीडर थे। आप आज जिस पैसे का दंगा नाच कर रहे हैं, आप हो सकता है उस पैसे से कुछ वोट खरीद सके, लेकिन यह आवाम की मोहब्बत बिकने वाली नहीं है। यह आवाम को आप पैसों से खरीद नहीं सकते हैं। मैं आज ये जरूरी समझता हूं, आज मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा जहां पर उनकी इतनी जुर्रत कि वो मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में किस तरह के लहजे का इस्तेमाल कर रहे। यकीन मानिए हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन असदुद्दीन अवैसी हमारे बड़े भाई अगर हिंदुस्तान के अंदर सियासी बेदारी अगर पैदा करने का काम किए हैं, नौजवानों में सियासी शऊर जिन्होंने लेकर आए, उस शख्स के खिलाफ तुम इतने बड़े हो गए कि तुम उनके खिलाफ गाली का इस्तेमाल कर रहे, गलत लहजे का इस्तेमाल कर रहे। और किस लिए? मैंने 10 साल पार्टी के लिए काम किया। डॉक्टर साहब कभी हैदराबाद जाइए, 25-25 साल, 30-30 साल के वहां के मजलिस के कारकुन, मजलिस से मोहब्बत करने वाले कभी आज तक असद साहब के फैसलों के खिलाफ नहीं गए। एक टिकट की वजह से
आप मेरे खिलाफ बात कर रहे। पूछिए असदुद्दीन अवैसी साहब से, जब वो पिछला इलेक्शन हारे, मैं गया था असद भाई के पास। पूछ लीजिए असद भाई से, मैंने कहा था असद भाई उन्होंने मेहनत किए थे, हार गए, उनको हम पार्टी का एक अहम पोस्ट देनी चाहिए। मेरे बोलने के ऊपर मैंने असद साहब से गुजारिश की थी, तब जाकर उन्हें महाराष्ट्र का कार्याध्यक्ष का पोस्ट दिया गया था। आज एक टिकट नहीं दिया गया तो इम्तियाज जलील ऐसा, मजलिस ऐसी। मजलिस ऐसी, असदुद्दीन अवैसी साहब ऐसे। क्या हम ये नहीं जानते हैं? डॉक्टर साहब, लीजिए एक और खुलासा करता हूं। लोकसभा के इलेक्शन के वक्त आपने कैसा किरदार अदा किया था, एक एक सबूत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के पास है। यह जीत कर आएगा नहीं, खैरे को चलाओ। आपका दामाद डॉक्टर हर पेशेंट को पकड़ पकड़ कर यह कहता कि इम्तियाज जलील जीतने वाला नहीं है, खैरे को वोट दो। हद तो यह हो गई कि यही डॉक्टर शाहगंज की किसी सभा में, जहां असदुद्दीन अवैसी साहब आने वाले थे, वहां पर बैनर के ऊपर साहब की तस्वीर नहीं नजर आई। 3 दिन तक स्टेज पर बैठे बैठे असद साहब डॉक्टर साहब का फोन लगा रहे कि हो गई होगी गलती, लेकिन अपनी एक तस्वीर के लिए तुम साहब का फोन नहीं उठा रहे, मेरे असद भाई का फोन नहीं उठा रहे। कौन से तुम्हारी शाहरुख खान के जैसी तस्वीर है जो लगाना चाहिए था वहां पे? कौन सा तुम्हारा खूबसूरत थोबड़ा था कि वहां पे इतनी बड़ी तस्वीर लगाते? कई जगह पर कई ऐसे लोग हैं जो हमारे, लेकिन अगर इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर बैठा हुआ शख्स अपने खायत का फोन नहीं उठा रहा क्योंकि किसी ने उनके ऐसे पोस्टर के ऊपर उनका तस्वीर नहीं लगाई, तो सोचिए उसकी जहनियत कैसी होगी। यकीन मानिए, डॉक्टर साहब जिस तालीमी इदारों को औरंगाबाद के वो गयूर मुसलमानों ने बड़ी मेहनतों के साथ खड़ा किया था, 2 नंबर के धंधे करके तुमने कैसे हथियाए थे, सारा शहर जानता है। 34 केसेस है तुम्हारे ऊपर, उसमें सबसे ज्यादा केसेस काहे के हैं पता है? बेईमानी के और धोखाधड़ी के केसेस है। इम्तियाज जलील के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह केस है, तो कहीं किसी शराब की दुकान को लेकर, कहीं गरीबों की मदद कोरोना के वक्त में करने के लिए, कहीं आदर्श का घोटाला जब हुआ, आंसू गैस छोड़े गए, वो मोर्चे की वजह से। मैं आप लोगों को सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं मेरे भाई, अगर आप ये समझ रहे हैं कि यहां पर वोट हम बांट देंगे, हमारा वोट बढ़ जाएगा, जो भी फैसले जो भी कर रहा है मैं सर आंखों पर रखता हूं।
लेकिन मैं भी जब मैदान में उतरता हूं तो मैं भी इस्तिखारा करके निकलता हूं। मैं भी अल्लाह की रजा इस्तिखारा की नमाज पढ़कर, मैं अल्लाह की रजा लेकर और यही दुआ करता हूं, या अल्लाह ये मेरे लिए, मेरी कौम के लिए अगर बेहतर है तो तू मेरी मदद कर। और वो तमाम लोग जो मेरे खिलाफ आज हुक्म जारी कर रहे हैं, मैं उन्हें बड़े अदबन इल्तिजा के साथ ये कह रहा हूं, अगर अपना ईमान के ऊपर यकीन है तो एक बात ये भी समझ लेना, अल्लाह ने ये कहा है तो इज़्ज़ मंतशा वो तज़िल्ल मंतशा, इज्जत का और जिल्लत का देने वाला खुदा है मेरे भाई। आज हमने यकीनन जब सभी लोगों को यह लगने लगा कि ईस्ट की सीट यहां से भारतीय जनता पार्टी निकाल सकती है, ये डॉक्टर ने इल्जाम लगाया कि इम्तियाज जलील ईस्ट से अतुल सावे को जिताने के लिए सबसे कमजोर उम्मीदवार देने वाला है। यह है सबसे कमजोर उम्मीदवार, मैं हूं सबसे कमजोर उम्मीदवार। नहीं डॉक्टर साहब, थोड़ा सब्र कर लेते। यकीन मानिए उस वक्त तो कोई फैसला भी नहीं हुआ था कि कौन कहां से लड़ेगा। मैंने तो असद भाई को ख्वाहिश जाहिर की थी कि असद भाई मुझे आप गंगापुर से लड़ा दे, मुंबई से लड़ा दे, बीड़ से लड़ा दे। लेकिन असद भाई ने एक सर्वे करके ये किया था कि नहीं तुम यहां से लड़ना। हम लड़े। जब यहां पे एक माहौल तैयार हो गया, हमारा मराठा समाज जब अतुल सावे के पूरे खिलाफ में चला गया, और जाना भी चाहिए, जिस जरंगे पाटिल ने मराठा समाज को बेदार किया, एक छोटे से गांव का एक मामूली सा आदमी अपने कौम के लिए, अपने समाज के लिए जब लड़ता है तो कैसा पूरा समाज आंख बंद करके उसके पीछे चला जाता है। जब उन्हें यह एहसास हुआ कि मराठा समाज हमारा साथ नहीं देगा, अतुल सावे गार्डियन मिनिस्टर थे, जब वहां पर जरंगे पाटिल और उनके समर्थकों पर लाठीचार्ज किया गया। ये इम्तियाज जलील है, महाराष्ट्र के, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर महाराष्ट्र के 48 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन उस पार्लियामेंट के अंदर किसी और ने नहीं, इम्तियाज जलील ने खड़े रहकर पूरे पार्लियामेंट के अंदर जरंगे पाटिल का नाम लेकर यह कहा था कि हमें सीखना चाहिए जरंगे पाटिल से, जिसने एक आदमी ने पूरे महाराष्ट्र की नाक में दम करके रखा है हुकूमत की। जरंगे पाटिल साहब ने यह कहा है कि हम उनका साथ देंगे जो हमारे मुद्दे को उठाएगा। जरंगे साहब, आपने तो मुझसे बोला भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद, चाहे वो मैं हूं या मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हो, उन्होंने हमेशा आपका समर्थन किया है, तायीद किया है। और मैं आज आपको इस एफिडेविट के जरिए, इस वचननामा के जरिए मैं और नासिर सिद्दीकी ये आपसे वादा करते हैं कि एक बार हमें आप विधानसभा भिजाइए, आपके लोग इतना नहीं बोलेंगे जितना हम लड़ेंगे आपके लिए। यह है एफिडेविट। लेकिन अगले 2-3 दिनों के अंदर क्या क्या साजिशें होने वाली है, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं मेरे भाई। आप ये समझ लीजिएगा
कि किसी के बोलने पर अगर हमारा यहाँ का वोट अगर तकसीम हो गया तो आप समझ लीजिएगा वो वोट सीधा भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाने वाला है। सरकार उनकी है, प्रशासन उनकी है, पुलिस उनकी है, हर तरीके से वो अपने बल का, अपनी ताकत का इस्तेमाल करने वाले हैं। हमारी आपकी ये जिम्मेदारी है कि हम लोग इस इलेक्शन को कैसे लड़ते हैं। 20 तारीख हमारे लिए बहुत मायने इसलिए रखता है, और ये सीट जो है, यकीन मानिए सारे हिंदुस्तान की नज़र इसलिए लगी हुई है कि सभी लोग जानते थे कि यहाँ पर मुझे हराने के लिए 28 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए गए थे। 10 तो पीछे हो गए, 2-3 के फॉर्म्स रिजेक्ट हो गए, अब भी 15 है। कौन है ये जिनके 20-20 ऑटो रिक्शा दौड़ रहे हैं, जिनकी सभाओं में, जिनकी रैली के अंदर 300-300, 500-500 वाली महिलाएं भी वहां पर साथ में घूम रही हैं। कौन दे रहा है ये पैसा, कहां से आ रहा है ये पैसा, हम सबको ये सब मालूम है। लेकिन अगर हम बढ़ गए तो शायद 5 महीने पहले जो हमारी ख्वाहिश थी, जो हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि किराड़पुरे से जुलूस निकलेगा, यहां पर रंग खेले जाएंगे, यहां पे ढोल ताशे बजाए जाएंगे, अल्लाह ने हमें मौका नहीं दिया। लेकिन हम अल्लाह की मसलहत, अल्लाह की रजामंदी, जो भी फैसला है, मैं हमेशा ये बात कहता हूं, हमारा काम सिर्फ मेहनत करना है। जीत और हार का फैसला मेरे भाई अपने रब के ऊपर छोड़ना। हम सिर्फ मेहनत करें। मैं असद भाई, मैं आपको आज एक बात कहना चाहता हूं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल ये आवाम ने मुझे सीने से लगाए रखा, मुझे अपना बेटा समझा, अपना भाई समझा, और मैंने जितना हो सकता है मैंने उनके लिए जो कुछ भी बन सकता है। कोई भी इंसान मेरे भाई परफेक्ट नहीं होता है, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ, गलतियाँ मुझसे भी होती है। लेकिन 6 साल पहले किसी की शादी में नहीं आया तो नाराज, किसी की दुकान के उद्घाटन के लिए नहीं पहुंच सका तो नाराज। हम कब तक ऐसी छोटी छोटी बातों की वजह से हमारी जो बड़ा लक्ष्य है उसको हम खो देंगे। 22 मार्च 2022 ये वो दिन है जब मैंने अपनी दुनिया खो दिया था। 22 मार्च 2022 को तकरीबन 20 दिन पहले रात के 10 बजे का वक्त मैं मेरी वालदा के साथ हंसी मजाक कर रहा था। ज़रा भी ऐसा लगा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। मैंने कहा कि मम्मी मुझे एक दावत में जाना है, मैं दावत में जाके वापस आता हूं, और मैं चला गया। मुझे घर पहुंचने में लेट हुआ। मेरी वालदा मेरे बहन के पास थी, वो अपने घर चली गई। दूसरे दिन मेरे भाई का फ़ोन आता है कि वालदा को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। वो 20 दिन अस्पताल में कैसे हमने निकाले, मुझे ऐसा लगता है
खुलवा दे। मैं पूरा वक्त मेरी माँ को देना चाहता था। मैं वो स्क्रीन पर देख रहा था कि उसके हार्ट बीट्स किस तरीके से ख़त्म होते जा रहे थे। शायद वो अपने बच्चे की आवाज़ खामोशी में भी सुन रही थी कि ये सब छोड़ना चाहता है, अपनी आवाम की मोहब्बत, ना उसको एमपी चाहिए ना एमएलए चाहिए, वो मेरे साथ रहना चाहता है। मैंने हर इंसान अपने माँ से मोहब्बत करता है, लेकिन मेरी दुनिया मेरी माँ थी। इन 10 सालों के अंदर मैं अगर लोगों के करीब गया तो मैं अपनी माँ को वक्त नहीं देता था जितना वो चाहती थी। रात में 1 बजता हो 2 बजता हो, वो बेड के सामने एक स्क्रीन लगा हुआ था सीसीटीवी का, वो इंतज़ार करती थी कि कब गाड़ी आएगी, कब उसका गुड्डू आएगा। दोस्तों, और अगर उस दिन मेरी माँ आँख खोल देती तो शायद मैं सियासत में नहीं रहता। क्योंकि दुनिया में तुम हर चीज़ पा सकते हैं, दौलत, शोहरत, नाम, हर चीज़ तुम्हें मिल सकती है। नौजवानों, मैं तुमसे ये अपील करना चाहूँगा, ये दौलत को जाने मत देना। बहुत खुशनसीब है वो लोग जिनकी माएँ हैं। मेरे वालिद साहब का इंतकाल करीब 30 साल पहले हुआ, तो मुझे बड़ा एक भाई की हैसियत से, नतीजा कुछ भी आए, एक बात यहाँ से ज़रूर लेकर जाना, मुझे वोट देना नहीं देना, मुझे इतना अफसोस नहीं होगा, लेकिन कभी किसी की माँ मिल जाए मुझे और वो मुझसे अगर ये कहे कि बेटा तुम्हारे बोलने की वजह से हमारा बेटा अब हमें मोहब्बत से देखता है, गले लगाता है, प्यार करता है, तो मैं समझूंगा इसमें मेरी जीत है। मेरे भाइयों, सियासत के अंदर इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है, लेकिन एक बात ये भी समझ लेना कि हर इंसान को अपने अमाल खुद लेकर जाना है। आपके अमाल आपके साथ जाएंगे, मेरे अमाल मेरे साथ जाएंगे। अगर कोई गुनाह हो रहा है मेरे से, तो ऐसा नहीं है उसकी सज़ा मैं आपको दिलवाऊं। ऊपर वाला हर चीज़ पे नज़र रखता है। और ये फ़ैसले जब मैं लोगों के मुंह से सुनता हूँ कि इम्तियाज़ जलील ने ऐसा किया है, इम्तियाज़ जलील, में शुरुआत में बहुत मुझे भी ख़राब लगता था कि कैसे बेबुनियाद इल्ज़ाम मुझ पर लगाए जा रहे हैं, कैसा कहते हैं। अलग अलग तरह की बातें जब मैं सुनता हूँ, कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि चलिए ये बोलने वाले कितने होंगे, 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग, 100 लोग हो सकते हैं, 200 लोग हो सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन 10 सालों के बाद भी अगर इनकी मोहब्बत में कमी नहीं आई है तो मुझे उन 100 लोगों की परवाह नहीं है। मेरे भाई, मैं आप लोगों की मोहब्बत के सहारे, मैं आप लोगों की मोहब्बत के सहारे, यकीनन इस इलेक्शन के अंदर जो भी हो, आप जीतेंगे या आप हारेंगे, लेकिन औरंगाबाद वो मुकाम है कि जहाँ पर हमें इस बात का फ़ख्र है कि हमने एक इत्तेहाद की मिसाल यहाँ पर क़ायम की है। यहाँ से हम एमएलए जीते, यहाँ से हम एमपी बनकर गए, पूरे हिंदुस्तान को दिखाए हमने कि हमारा इत्तेहाद क्या हो सकता है। किसी की नाराज़गी इम्तियाज़ जलील से अगर हो सकती है तो इम्तियाज़ जलील के ख़िलाफ़ आप फ़ैसला लें,
लेकिन मेरे छोटे भाई नासिर सिद्दीकी का क्या कसूर है? नासिर सिद्दीकी के लिए क्यों नहीं आवाज उठाई गई? हम जीत रहे हैं मेरे भाई। इंशाअल्लाह नासिर सिद्दीकी औरंगाबाद से एमएलए बनकर जरूर जाएगा मेरे भाई, जरूर जाएगा। बस आप लोगों से इतनी इल्तिजा करना चाहूंगा कि 20 तारीख के दिन अगर हमारा वोटिंग परसेंटेज अगर 80% से कम है तो आप समझ लीजिएगा कि 23 तारीख तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हमारा फैसला 20 तारीख के दिन ही हो जाएगा, क्योंकि उन इलाक़ों के अंदर जिस तरीक़े की वोटिंग की तैयारियां की जा रही है, 5 महीने पहले लोकसभा का जब इलेक्शन हुआ तो 30%, 52%, ऐसे ऐसे आंकड़े हमारे सामने आए। क्या वजह है कि बाकी के 45%, 48% लोग क्यों वोट डालने के लिए नहीं जाते हैं? आप निकलिए मेरे भाइयों, इलेक्शन के दिन बहुत साजिशें होने वाली है, बहुत हथकंडे अपनाए जाने वाले हैं। आपके इलाके का माहौल ख़राब करने की कोशिशें की जाएगी ताकि आपके हमारे घर की माएँ और बहनें ना निकल सके। यह आपकी जिम्मेदारी है। और मैं तमाम उन माओं और बहनों से अपील करना चाहूँगा कि फ़जर की नमाज के बाद फ़ौरन आप आकर लाइन में खड़े हो जाए। 7 से 10 बजे के बीच में जितनी हमारी घर की माएँ और बहनें हैं उनको आप वोटिंग करवा दें, और उसके बाद इंशाअल्लाह आप लोग भी लाइन के अंदर खड़े रहे। बस जाते जाते फिर से एक बात कहना चाहूँगा, मेरा यकीन बहुत है इस बात के ऊपर, तो इज़्ज़ु मन तशा तज़िल्लु मन तशा, इज़्ज़त का और ज़िल्लत का देने वाला खुदा है मेरे भाइयों। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।